आज हम लोग चर्चा करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ख़रीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। तो जहाँ तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले हमें अपना बजट देखना होगा कि किस बजट में हमें कोई भी प्रॉपर्टी सर्च करनी है। बजट के लिए हमारी जो अपनी बचत है, जो सेविंग्स हैं, उनको ध्यान में देंगे। क्या क्या फंड्स हमें और मिल सकते हैं या हम जुटा सकते हैं। तीसरा सोर्स होता है बैंक लोन। उसकी एलिजिबिलिटी हम देखेंगे कि हमारी बैंक लोन में एलिजिबिलिटी कितनी है। उसको देखने के लिए एक जो थंब रूल है वो ये कि जितनी आपकी मंथली इनकम है उसका मैक्सिमम 50% आप किसी भी लोन की किस्त में आप दे सकते हैं। सपोज आपकी मंथली इनकम 60,000 रुपये है तो सभी तरह के लोन्स में जो आप रिपेमेंट कर रहे हैं वो मिला के सारा रिपेमेंट 30,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए पर मंथ। ये एक थंब रूल है। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि मान लीजिए मेरी सैलरी 1,00,000 रुपये पर मंथ है तो हमारी एलिजिबिलिटी हो गई 50,000 पर मंथ हम इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर सकते हैं। अब सपोज हमने कोई व्हीकल लोन लिया हुआ है जिसकी ऑलरेडी 10,000 रुपये की किस्त जा रही है तो हमारी एलिजिबिलिटी रह गई 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये पर मंथ पेमेंट करते हुए जितना हाउसिंग लोन हमें मिल सकता है वो हमारी लोन की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है, सारी कैलकुलेशन लगभग इसके आसपास ही रहेगी। और 40 लाख रुपए में जो हमें लोन मिलना है, अब मैं लोन के थंब रूल की तरफ आ जाता हूँ। तो लगभग अगर हम रिपेमेंट पीरियड चुनते हैं 12-13 साल का कि हम जो भी लोन ले रहे हैं वो 12 से 15 साल में हमें चुकता करना है, तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट आएगा 12 साल में वो लगभग ऐसा आता है कि 1,000 रुपये पर लैख। तो अगर हमने 40 लाख का लोन लिया है तो हमारी इंस्टॉलमेंट आएगी 40,000 रुपये। तो यहाँ पे भी हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। सपोज हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम जो बची थी लोन को अदा करने के लिए 40,000 रुपीज़ पर मंथ और लोन हमें लेना है 50 लाख का, तो हम अपना रिपेमेंट पीरियड बढ़ा के इंस्टॉलमेंट हमारी घट जाएगी। तो इस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन में सबसे अच्छा रहता है कि हम 12 से 15 साल का ही रिपेमेंट पीरियड चुनें। 15 साल के रिपेमेंट पीरियड में आप बहुत जल्दी फ्री भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी भी इंटरेस्ट कैलकुलेटर को आप खोल लें अपने कंप्यूटर पे तो वहाँ पे आप एक बच्चों की तरह प्ले भी कर सकते हैं कि जैसे HDFC का सपोज उदाहरण के तौर पे आपने उनकी वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे EMI कैलकुलेटर होगा, उसको खोलेंगे तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है। अब आप सपोज उसमें डालते हैं 25 लाख रुपए लोन और उसको रिपेमेंट पीरियड डालते हैं 15 साल, तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी जब आप इस रिपेमेंट पीरियड को 20 साल कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रही है, थोड़ा सा ही अंतर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे मंथली बर्डन पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा, लेकिन रिपेमेंट पीरियड हमारा 5 साल लंबा हो गया। सपोज उसे हम बढ़ा के 25 साल कर देते हैं तो भी हमारा रिपेमेंट जो हर महीने की इंस्टॉलमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। सपोज वो पहले अगर 25,000 रुपये पर मंथ थी तो वो ज़्यादा 23,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। तो जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें रिपेमेंट पीरियड कितने दिन का लेना ठीक रहेगा। तो नॉर्मली 15 साल से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा पीरियड बहुत बढ़ता जाता है लेकिन इंस्टॉलमेंट कम होती है, धीरे धीरे कम घटती है, रिपेमेंट पीरियड ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आइडियल सिचुएशन में 12 से 15 साल का रिपेमेंट पीरियड लेना ठीक रहता है। शुरू में हो सकता है ये लेते समय आपको ये लगे कि थोड़ी तंगी आ गई, हाथ टाइट हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में आपको आराम दिखाई देगा और आप थोड़े दिनों में जैसे आपका सपोज सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, कुछ आपके और रिसोर्सेज पैदा हो गए इनकम जनरेट होने के, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपना एक रिपेमेंट पीरियड के हिसाब से बजट बना सकते हैं
कि कितने पैसे का हमारा लोन लेना ठीक रहेगा। अब बात आ जाती है कि किन खर्चों को हमें ध्यान में रखना है। जब हम घर लेते हैं तो जब बात कर रहे होते हैं तो मकान की कीमत की बात आती है कि इतने रुपए का मकान है, लेकिन आप जुड़े हुए खर्चों को भी ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट करनी है, क्योंकि बैंक आपको 100% लोन नहीं दे रहा है। नॉर्मली आपको 80% लोन ऑफ़र होता है। कुछ केसेस में जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है वहाँ आपको 90% भी लोन मिल जाता है, लेकिन वो आपकी अपनी क्रेडिट रेटिंग पर भी निर्भर करेगा। तो एक जनरल आइडिया ये रहता है कि 80% आपको लोन मिल सकता है, 20% आपको अपने पास से डाउन पेमेंट करनी है। तो पहला खर्च ये जो आपके अपनी सेविंग से होने जा रहा है उसको ध्यान में रखिए। बैंक लोन देने के बाद अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है तो आपको प्री ईएमआई देनी होगी जब तक आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिलता है। उस कंडीशन में आप इस खर्चे को भी ध्यान में रखें कि हर महीने हमने इतना रुपए का खर्च एक देना है जो अपने जुम्मे पर ले लिया है। तीसरा खर्च आपका पैदा होगा जब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। उस समय प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में, रजिस्ट्री में एक अच्छा खासा खर्च आने वाला है। ये मतलब एक तरह से डील क्लोजिंग चार्जेस भी मान सकते हैं। कुछ ऐसे चार्जेस भी होते हैं जो पोजीशन लेते समय देने होते हैं, जैसे अगले 1 साल का एडवांस मेंटेनेंस या कुछ और भी चार्जेस, टेलीफोन लाइन की इंस्टॉलेशन फ़ीस, इलेक्ट्रिक मीटर। तो उस समय पर हमारे दो तरह के खर्चे आ जाते हैं। एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि प्रॉपर्टी को मतलब फाइनल करते समय जो खर्चे देने हैं वो, उसके बाद अगला आ जाता है उसका डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और तीसरा खर्च आ जाता है शिफ्टिंग का, क्योंकि जब उस घर में हम शिफ्ट हो रहे होते हैं तो भी थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करने के लिए भाई बहुत सारे गीजर्स हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन है, और कुछ खर्चे हैं, वार्डरोब्स हैं, वुड वर्क, इन सब चीज़ों के खर्चे आते ही हैं यूजुअली। तो इन चीज़ों को भी हम शुरू में ही अगर नोट डाउन कर लें तो हमारी प्लानिंग बहुत ही परफेक्ट होगी और हमारी पूरी ट्रांजैक्शन भी स्मूथ रहेगी। तो ये सबसे पहले हमें अपने बजट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो उसको अगर समराइज़ करें तो सोर्स ऑफ फंड क्या क्या रहेगा, अपनी सेविंग्स, कुछ फैमिली से मदद, या कुछ हमारी जो सपोज एफडीआरस हैं उनके अगेंस्ट हम कुछ लोन रेज कर सकते हैं। दूसरा हो गया बैंक लोन। और ख़र्चों को अगर ध्यान में रखेंगे तो पहला डाउन पेमेंट, सेकंड ईएमआई, और थर्ड नंबर आ गया डील क्लोजिंग चार्जेस कि जब फाइनल हो रही होगी कीमत उस समय क्या क्या देना है। चौथे नंबर पे आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन का खर्च, और पाँचवें नंबर पे आ गया शिफ्टिंग। उस घर में जब हम जा रहे होंगे तो उस समय काफ़ी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब ये पार्ट पूरा हो जाने के बाद अपने बजट को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर्टी सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ एक सलाह के तौर पर कि कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर मत लीजिए। ये आपकी डेड मनी है। सपोज आपका काम 2 BHK में चलने वाला है, 3 BHK मत लीजिए। 3 BHK में चलने वाला है, 4 BHK मत लीजिए। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लिया, हमने अपने लिए बहुत सारे खर्चे बढ़ा लिए। मंथली मेंटेनेंस आपके फ्लोर एरिया के हिसाब से आएगा, जो आपके घर में बाई आएगी काम करने के लिए, फ्लोर एरिया के हिसाब से उनके रेट्स तय हो जाते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारे खर्चे आपके ऐसे जुड़ जाते हैं, और ये एक ऐसा है जो सिर्फ इनकम जनरेट नहीं करता है, सिर्फ यूज करने में है। तो यूज करने के लिए जितना ज़रूरी हो उतना ही बड़ा घर लीजिए, उससे बड़ा घर मत लीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं बाद में पछतावा होगा। यहीं पे एक बात और मैं आपको याद दिला दूं जो मैंने अब तक के अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है और लोग जॉब के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जाने लगे हैं, तो बच्चों का सुख घर में उनकी 10th क्लास तक रह गया है बाई एंड लार्ज। 10th क्लास के बाद बच्चे उन शहरों में जाने लगते हैं, उन लोकेशंस पे जाने लगते हैं जहां उनको अगली पढ़ाई की अच्छी कोचिंग मिल रही है। बहुत सारे बच्चे 10th क्लास के बाद चले जाते हैं और लगभग
ट्वेल्थ के बाद तो बहुत बहुत परसेंटेज पढ़ने के लिए इधर उधर चला जाता है। उसके बाद उनकी जिस कॉलेज में सिलेक्शन हुई वो वहाँ रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जहाँ उनकी जॉब लगेगी उस सिटी में जाएंगे। तो जब आप देखेंगे तो कुल मिला के जिनके लिए हम प्लानिंग करते हैं वो बच्चे आपको अपनी 10th या 12th क्लास तक ही उस घर में सुविधाओं को यूज कर पाते हैं या स्पेस को यूज कर पाते हैं। तो अपने घर की परिस्थितियों के हिसाब से भी इस पॉइंट को आप अपने ध्यान में रखें, और जब घर का डिसीजन लें तो ध्यान में रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर आप ना लें। ये एक सलाह है आपके लिए। और इसी तरह जो कुछ दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग तरह की, जैसे प्लॉट ले रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं, उसमें भी कुछ अलग तरह से सावधानियां रखनी है। सपोज आपने प्लॉट लिया और उसमें आपने मकान बनवाना शुरू किया, तो एक स्थिति बहुत बार मेरे साथ भी और मेरे बहुत से जानने वालों के साथ आई है कि पहले हमने प्लान किया कि एक मंजिल बनाएंगे, लेकिन जिस दिन उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और पहली स्लैब कास्ट होती है, तो कास्ट होने के बाद जब शाम को बैठते हैं तो पता लगता है कि हमारे पास काफ़ी फंड अभी बचा हुआ है बैंक में या लोन लिमिट से। और उसी समय हमें खुद से ये सजेशन आ जाती है, या कभी कभी हमारा ठेकेदार जो घर बना रहा होता है वो भी सजेस्ट कर देता है कि सर चलते काम में ये और करा लीजिए, इतना और बनवा लीजिए, ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। और हमें भी दिखता है कि बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है या मेरे सेविंग्स अभी बहुत बची हुई है। वहाँ हम उनके ट्रैप में आ जाते हैं। जबकि मैं एक आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर खड़ा होने तक हमारा सिर्फ 40 से 45% पैसा ही खर्च होता है, बाकी 60% पैसा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में खर्च होने वाला है। इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें, अपने बजट को एस्केलेट ना करें, अपने प्लान्स को एस्केलेट ना करें, बिल्कुल वेल प्लान्ड वे में। अब तो इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं कि जो भी आप स्ट्रक्चर लेके चलेंगे उसकी कॉस्टिंग आपको शुरू से आखिर तक आर्किटेक्ट से मिल जाती है। तो ये मान के चलें कि बेशक आपके अकाउंट में बहुत पैसा बचा रह गया स्ट्रक्चर के बाद, लेकिन वो सब एज पर प्लान लगने वाला है। और कहीं ना कहीं वो जब आप फिनिशिंग कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो बजट हमारा 5-7%, 10% तक वैसे ही एस्केलेट होने वाला है। इसलिए नया स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सोचते समय इन सब बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसी तरह जब हम अपार्टमेंट लेते हैं तो बहुत बार जो अपार्टमेंट हमें बिल्डर की तरफ से मिलता है उसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके इंटीरियर में। और वो सब इंटीरियर कभी कभी तो इतना बल्की हो जाता है कि आपको ये लगेगा कि इस इंटीरियर से हमारा दम घुट रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कल को आप अगर उस मकान को बदलने वाले हैं तो सारा इंटीरियर जो भी आपने कराया है, जो भी वुड वर्क कराया है, जो भी फ्लोरिंग चेंज करा दी है या कुछ भी करा दिया है, उस सब के आपको पैसे मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आपका टेस्ट है, इसके पैसे कोई दूसरा नहीं देगा। तो इसलिए इसमें भी थोड़ी सी सावधानी रखें कि हमें इंटीरियर वुड वर्क में उतना ही जाना चाहिए जिससे हमारा घर एक बर्डन ना बन जाए। जो कुछ भी हम लगाने वाले हैं वो हमें सुख दे, बजाय इसके कि वो इतना फ्लैशी हो जाए या कल को हमें ही वो बोर करने लगे। और अपार्टमेंट में एक चीज़ मैं आपको फिर से और रिमाइंड करा दूं कि अपार्टमेंट की कीमत धीरे धीरे 10 से 15 साल तक बढ़ती है, उसके बाद स्टेगनेंट हो जाती है, ठहर जाती है। दोबारा तब बढ़ेगी अगर उस शहर में या उस लोकेलिटी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है और बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है, तभी बढ़ेगी। अदरवाइज 15 साल के बाद अपार्टमेंट की जो कीमतें हैं वो स्टेगनेंट हो जाती हैं, कहीं कहीं डाउनफॉल का भी ट्रेंड मिलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप इंटीरियर पे पैसे खर्च करें। इंटीरियर को बहुत ज़्यादा फ्लैशी बल्कि बनाने की कोशिश ना करें। तो ये हमारे सुझाव थे। आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें हमेशा ये ध्यान रखते रहें किसी भी चीज़ को करने के लिए कि वैल्यू फॉर मनी, इस टर्म को ध्यान में रखें कि आज मैं इसको ले रहा हूँ, ख़रीद रहा हूँ, कल को इसकी वैल्यू अगर मैं रियलाइज़ करने के लिए दोबारा से सेकेंडरी मार्केट में जाता हूँ तो इसकी क्या वैल्यू मुझे मिलने वाली है। सिर्फ उस तरह को ध्यान में रख के अगर खर्च करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर मनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली रहने के साथ साथ उसकी वैल्यू पर भी हमें ध्यान देना है। कल को अगर उसकी वैल्यू अच्छी होगी
तो हम उसको स्विच ओवर के लिए भी सोच सकते हैं, स्वैपिंग के लिए भी सोच सकते हैं, किसी दूसरे शहर में जाने के लिए अगर हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ा तो उसकी वैल्यू रियलाइजेशन भी बेहतर होगा अगर शुरू से ही हम ये ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी का चयन करेंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी आज भी होनी चाहिए और कल को जब मैं सेकेंडरी मार्केट में जाऊं इसे बेचने के लिए तो उस समय भी ये वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, डिमांड पर होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी आपके लिए। जब तक आप यूज करेंगे आपको सुख मिलेगा और जब कभी उसको रियलाइज करके कहीं और जाने के लिए सोचेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये फ़ायदा लगेगा कि एक प्रॉपर्टी जो दूसरी हम लेने वाले हैं या किसी दूसरे काम के लिए चाहिए तो इतनी अमाउंट की रियलाइजेशन हमारी पुरानी प्रॉपर्टी से हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। इस चर्चा को हम आगे भी चालू रखेंगे और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, इसमें कोई बातें हमारी काम की लगती हैं तो प्लीज़ अपने जानने वालों को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई भी कमेंट अगर आपको करना है या कोई भी क्वेरी करनी है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें और आपकी सुझावों का स्वागत है। और जो कुछ भी हम बता रहे हैं ये पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको हम कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि कहीं ना कहीं ये आपको काम आएंगे जब भी आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे और एक इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे। थैंक यू।